हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। आज हम 27 नवंबर 2021 के क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में केंद्रीय रेल मंत्री ने थीम आधारित टूरिज्म सर्किट ट्रेनों के रूप में किस ट्रेन को शुरू करने की घोषणा की है। तो देखिए, हाल ही में भारत गौरव ट्रेन जो है, केंद्रीय रेल मंत्री ने ये भारत गौरव ट्रेन थीम आधारित टूरिज्म सर्किट ट्रेन चलाने की घोषणा की है, जो भारतीय रेलवे का तीसरा खंड होगा। यह घोषणा वर्तमान केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव, जो कि हमारे रेल मंत्री हैं, उनके द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारत गौरव जो ये ट्रेन्स हैं, थीम आधारित टूरिज्म ट्रेन्स, इनको चलाने की घोषणा की गई है। यह मालवाहक रेल और यात्री जो रेल चलती हैं उनके बाद का तीसरा भारतीय रेलवे का खंड होगा। इसके अंतर्गत जैसे सिख संस्कृति है, उसको कवर करने के लिए गुरु कृपा रेल चलाई जाएगी। भगवान राम से संबंधित स्थान या उनसे संबंधित जितनी भी संस्कृति हैं उनको कवर करने के लिए रामायण थीम रेल चलाई जाएगी। कहने का मतलब है कि अलग अलग भारत की जितनी भी अलग अलग संस्कृति हैं उनके आधार, उनकी थीम के आधार पर ये ट्रेनें संचालित की जाएंगी। रेल मंत्रालय की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक फैक्ट बता देता हूँ कि स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री थे जॉन मथाई। याद रखिएगा गाइस, स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री जॉन मथाई। बनने वाली रेलवे मंत्री महिला वो हैं ममता बनर्जी। इसी के साथ वर्तमान में रेल मंत्री कौन है, तो अश्वनी वैष्णव। और वर्तमान में रेल मंत्रालय के सीईओ कौन है, सुनीत शर्मा। हाल ही में मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारत के पहले पोर्ट पोर्टल का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ ही हाल ही में सोलर ऊर्जा यानी कि सौर ऊर्जा से पूर्णतः संचालित होने वाला भारत का पहला रेलवे स्टेशन आपका चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन बन गया है। भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे में लॉन्च होगी। इसी के साथ गाइज आपको बता देते हैं कि भारतीय रेलवे की स्थापना 1836 में हुई थी और इसके भारतीय रेलवे के जनक माने जाते हैं लॉर्ड डलहौजी। भारत में पहली ट्रेन मुंबई के बोरीबंदर से ठाणे तक चली थी। कब चली थी? 16 अप्रैल 1853 को। यहाँ पे ये फैक्ट भी याद रखना करंट का कि भारत की सबसे हल्की मेट्रो ट्रेन पुणे में लॉन्च होने जा रही है। ओके गाइज, इसके अलावा भारत में हाई स्पीड रेलवे कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बन गए हैं सतीश अग्निहोत्री। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने काकोरी कांड, जो रेलवे कांड हुआ था आज़ादी के समय, आज़ादी से पहले, उस कांड का नाम बदलकर यूपी सरकार ने कर दिया है काकोरी ट्रेन एक्शन। इसी के साथ हाल ही में मध्य प्रदेश का पहला स्वचालित कोच वॉशिंग प्लांट लगाया गया है एमपी के हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर। हाल ही में चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन को 5 स्टार ईट राइट रेलवे स्टेशन का प्रमाण पत्र मिला गया है। रेल बजट व आम बजट को अलग करने वाली समिति की किस समिति की सिफारिश पर, मतलब इसको अलग किया गया था पहली बार, तो एक्वर्थ समिति थी। और इसको रेल बजट और आम बजट इन दोनों को एक साथ लाने की सिफारिश किस समिति ने की थी? विवेक देवगौर समिति ने। गुजरात के गांधीनगर कैपिटल रेलवे ट्रैक पर दुनिया का पहला 5 स्टार रेलवे होटल बना है। याद करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये करंट का। कहाँ पे बना है? कि गुजरात के जो गांधीनगर कैपिटल रेलवे ट्रैक है, यानी कि रेलवे ट्रैक के ऊपर ये दुनिया का पहला 5 स्टार होटल बना है। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में डेविड टेनेंट को 49वें यानी कि 49वें अंतर्राष्ट्रीय एमी पुरस्कार 2021 में किस कला हेतु पुरस्कृत किया गया है? तो इन्हें पुरस्कृत किया गया है सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए
इन्हें पुरस्कृत किया गया है, याद रखिएगा। इसी के साथ याद रखिएगा कि जो एमी अवार्ड है ये टेलीविज़न के क्षेत्र में दिए जाते हैं, और ग्रैमी अवार्ड ये दिए जाते हैं संगीत क्षेत्र में। यानी कि संगीत क्षेत्र का सबसे बड़ा जो अवार्ड है वो ग्रैमी अवार्ड है। और टेलीविज़न यानी कि नाट्य वगैरह होते हैं, टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट, उसके अंतर्गत एमी अवार्ड सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। ये 49वें एमी पुरस्कार न्यूयॉर्क यूएसए में दिए जाएंगे, और इसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री यानी कि टॉप अभिनेत्री जो रही थी वो थी हैले स्क्वायर, जो कि यूके की हैं। डेविड टेनेंट भी यूके के हैं, याद रखना। बेस्ट कॉमेडी सीरीज इसमें कौन सी चुनी गई थी, यानी कि बेस्ट कॉमेडी सीरीज का जो पुरस्कार था वो दिया गया था कॉल माय एजेंट। ये फ्रांस का एक कॉमेडी सीरियल था। इसी के साथ बेस्ट नाट्य श्रृंखला का जो पुरस्कार दिया गया था वो दिया गया था तेहरान को। और ये जो तेहरान है ये आपका इजराइल का एक नाटक था, उसको दिया गया था। तेहरान वो तेहरान नहीं है, ईरान वो राजधानी वाला तेहरान, ठीक है, ये तेहरान नाटक है, याद रखना। आप मुझे बताइएगा कि भारत को किसी नाटक के लिए ये अवार्ड दिया गया है क्या? तो आपको ध्यान रखना है कि दिल्ली क्राइम नाटक एक आता था टीवी पर, उस शो के लिए 2020 में एमी अवार्ड जीतने वाला एकमात्र भारतीय नाटक बना था। देखिए, अभी मैंने कुछ दिन पहले आप लोगों को बताया था कि 94 अकादमी पुरस्कारों में भारत की ओर से कौन सी फिल्म को आधिकारिक एंट्री मिली थी, तो कुंजांगल थी। शॉर्ट वीडियो डाली थी 5 मिनट की, अगर आपने नहीं देखी है तो जरूर देखिएगा। उसमें 94 अकादमी पुरस्कारों के बारे में पूरी जानकारी दे रखी है। इसी के साथ 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड आयोजित किए गए थे, जिनको के वेंकैया नायडू जी हमारे उपराष्ट्रपति थे, उनके द्वारा इन्हें जो आयोजन था उसकी शुरुआत की गई थी। बेस्ट अभिनेत्री 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में रही थी, अभिनेता रहे थे, सॉरी, बेस्ट अभिनेता रहे थे धनुष और मनोज वाजपेयी। धनुष रहे थे असुरन मूवी के लिए और मनोज वाजपेयी रहे थे भोसले मूवी के लिए। बेस्ट अभिनेत्री 67वें राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड में रही थी कंगना रनौत, मणिकर्णिका मूवी के लिए और पंगा मूवी के लिए, दोनों मूवी के लिए रही थी कंगना रनौत। और 51वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार ये रजनीकांत जी को मिला। इसी के साथ आपको मैंने तुंगलिया फिल्म के नाम से एक फिल्म बताई थी, जो कि मराठी फिल्म है। मॉस्को के फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फॉरेन फीचर फिल्म का इसने अवार्ड जीता था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में एक घोषणा के अनुसार जर्मनी के नए चांसलर कौन बनेंगे? तो देखिए, ओलाफ स्कोल जो हैं वो जर्मनी के नए चांसलर बनने वाले हैं। हाल ही में जर्मनी के जो वर्तमान चांसलर हैं एंजेला मार्केल, इन्होंने घोषणा की है कि वो जल्द ही अपने जो चांसलर पद है उससे इस्तीफा देने वाली हैं। तो उनकी जगह ओलाफ स्कोल्ज को जर्मनी का नया चांसलर बनाया जाएगा। ओलाफ स्कोल्ज जो हैं वो अभी वर्तमान में जर्मनी के केंद्रीय वित्त मंत्री हैं। जर्मनी की बात हो रही है, देख लेते हैं। बर्लिन यहाँ की राजधानी है, मुद्रा यहाँ की यूरो है, राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वाल्टर स्टीमियर, और इसी के साथ चांसलर अभी वर्तमान में है एंजेला मर्केल, लेकिन आने वाले समय में ओलाफ स्कोल्ज होंगे। इसी के साथ कुछ नई नियुक्तियों के बारे में बता देता हूँ कि पेड्रो कैस्टिलो ये पेरू के नए राष्ट्रपति बने हैं। दुनिया की पहली स्वचालित चालक रहित जो ट्रेन थी वो आपके जर्मनी में ही शुरू हुई थी, अभी हाल ही में शुरू हुई है। तो अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हाल ही में जारी सतत विकास लक्ष्य शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा है? तो देखिए, शिमला हाल ही में जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल शहरी यानी कि अर्बन इंडेक्स में
और डैशबोर्ड में टॉप पर रहा है। यह इंडेक्स पहली बार भारत में जर्मनी के सहयोग से शुरू किया गया है। इसे हाल ही में नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया है, जिसमें शिमला के बाद सेकंड नंबर पर कोयम्बटूर, थर्ड नंबर पर चंडीगढ़ रहा है तथा इस सूची में सबसे निचले पायदान पर धनबाद झारखंड रहा है। भारत के 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जिन्हें शिमला 2030 तक हासिल करने में नज़दीक है, यानी कि 2030 तक ये इन्हें पूरा कर लेगा, जबकि धनबाद को अभी इसमें और भी ज़्यादा टाइम लग सकता है। यहाँ पर एक शब्द आया है नीति। इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है। और जो नीति आयोग है ये आपके योजना आयोग की जगह लाया गया था। कब लाया गया था? 2014 में। वर्तमान इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। आपको याद रखना है कि नीति आयोग के हमेशा जो अध्यक्ष होते हैं वो भारत के प्रधानमंत्री ही होते हैं। जो भी प्रधानमंत्री होगा वो उसका अध्यक्ष होगा। उपाध्यक्ष वर्तमान में है राजीव कुमार। सीईओ हैं अमिताभ कांत। हाल ही में 2-3 एग्जाम हुए थे। राजस्थान पटवार का हुआ था और आपके दिल्ली पुलिस का हुआ था। आपका रीट का एग्जाम हुआ था, उसमें नीति आयोग के बारे में पूछा गया था। और इसका जो नामकरण हुआ था नीति आयोग का वो हुआ था सन 2015 में, यानी कि नीति जो नाम रखा गया था योजना आयोग की जगह वो 2015 में रखा गया था। नीति आयोग से कुछ पॉइंट याद रखेंगे कि हाल ही में शून्य कार्यक्रम इसी नीति आयोग के द्वारा चलाया गया इलेक्ट्रॉनिक साधनों की जागरूकता के लिए, यानी कि जो आम लोग हैं उनमें इलेक्ट्रॉनिक साधनों की जानकारी देने के लिए चलाया गया था। कुछ समय पहले यूएन ने भी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया था, जिसमें टॉप पर रहा था फिनलैंड, जबकि भारत इस सूची में 120वें स्थान पर था। और याद रखना कुछ समय पहले ही नीति आयोग ने नॉर्थ ईस्ट रीजन के लिए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक जारी किया था, जिसमें पूर्वी सिक्किम जिला, यानी कि सिक्किम का एक जिला है पूर्वी सिक्किम जिला, वो इसमें टॉप पर रहा था। सुरक्षित हम सुरक्षित तुम अभियान भी नीति आयोग के द्वारा चलाया गया था। और कोव एड पोर्टल ये आपका नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। क्यों किया गया था? व्यक्तिगत संगठनों से मिलने वाली सहायता को ट्रैक करने के लिए। तो फ्रेंड्स ये सारे पॉइंट इस क्वेश्चन से रिलेट हैं, तो आप इन्हें जरूर ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में किस देश की बैंक जेपी मॉर्गन को दुनिया की सबसे व्यवस्थित बैंक नामित किया गया है? तो ये अमेरिका की बैंक है जेपी मॉर्गन और इसे ही दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक नामित किया गया है। देखिए, वैश्विक नियामकों के द्वारा ऋणदाताओं की नवीनतम वार्षिक रैंकिंग के अनुसार जेपी मॉर्गन चेस को, जो बैंक का नाम है जेपी मॉर्गन चेस, इसको एक बार फिर दुनिया का सबसे व्यवस्थित बैंक नामित किया गया है। जेपी मॉर्गन चेस जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है और ये है एक अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक है। और इसके वर्तमान में सीईओ कौन है? जेमी डिमोन इसके वर्तमान में सीईओ हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हाल ही में किसने दुनिया का पहला डार्ट मिशन लॉन्च किया है? तो ये किया है आपका नासा ने। क्या है ये डार्ट मिशन? तो आपको बता देते हैं, हाल ही में अमेरिकी स्पेस एजेंसी है नासा, इसने एक अंतरिक्ष यान को दुर्घटनाग्रस्त करके एक क्षुद्र ग्रह का मार्ग बदलने की कोशिश की है और यह अपने आप में दुनिया का पहला एक अलग तरीके का मिशन है। क्यों किया है? ऐसा क्यों किया है? क्योंकि भविष्य में कोई भी क्षुद्र ग्रह के गति के कारण पृथ्वी को कोई नुकसान हो उसे बचाने के लिए, यानी कि कोई क्षुद्र ग्रह अंतरिक्ष से पृथ्वी की ओर आ रहा होगा तो उसे अपने अंतरिक्ष यानों से टकराकर उसका रास्ता बदल लिया जाए जो पृथ्वी तक ना पहुंचे। तो पृथ्वी को बचाने के लिए उनके नुकसान से ऐसा
किया गया है और ये दुनिया में अपनी आप पहला एक मिशन है अपने आप में। तो नासा की बात कर लेते हैं। नासा की फुल फॉर्म होगी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन और इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। याद रखिएगा, नासा के साथ ही 1958 में डीआरडीओ की भी स्थापना इंडिया के अंदर की थी। हेडक्वार्टर नासा का वाशिंगटन डीसी में है और वर्तमान में इसके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी प्रशासक हैं बिल नेल्सन। ये आपको याद रखने हैं। नासा से अन्य पॉइंट आपको मैं रिलेट करके बता देता हूँ। निसार उपग्रह, इसरो यानी कि भारत का जो इसरो है और नासा है, ये दोनों मिलकर इस उपग्रह को बना रहे हैं और ये 2023 तक लॉन्च करने की योजना इसकी है। नासा और सीएसए यानी कि कनाडियन स्पेस एजेंसी, ये दोनों भी मिलकर सुपर बीट नामक एक टेलीस्कोप का निर्माण कर रहे हैं। सुपर बीट, इसकी फुल फॉर्म होगी सुपर प्रेशर बलून इमेजिंग टेलीस्कोप। इसे फुटबॉल स्टेडियम के आकार जितने हीलियम बलून के साथ ऊपर भेजा जाएगा। इसी के साथ नासा 2023 तक चंद्रमा पर अपने पहले मोबाइल रोबोट को भेज देगा, जिसका नाम क्या होगा, वाइपर, VIPER, वाइपर इसका नाम होगा। इसी के साथ एक भारतीय वैज्ञानिक है स्वाति मोहन, जिन्होंने मंगल ग्रह पर एक परसीवर रोवर उतारने के लिए नासा के वैज्ञानिकों की हेल्प की थी। तो ये नाम याद रखना, स्वाति मोहन। और नासा ने मंगल ग्रह पर एक मॉक्सी तकनीक से ऑक्सीजन का निर्माण भी किया था। इंजीन्यूटी, ये याद रखना, नासा द्वारा मंगल पर उड़ाया गया पहला हेलीकॉप्टर था और इसकी जो निर्माणकर्ता थे वो भारत की एक लड़की थी, गुजरात की, उसके द्वारा ये निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत के सोहन रॉय को किस सम्मान से नवाजा गया है। तो नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान से इन्हें सम्मानित किया गया है। आपको बता देते हैं, केरल के डॉक्टर सोहन रॉय एरिस ग्रुप ऑफ कंपनी के संस्थापक हैं। इन्हें फिल्मों में मानवीय पर्यावरण संरक्षण प्रयासों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कि यह पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। इसी के साथ अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में मैग्डेलेना एंडरसन किस देश की नई पहली महिला PM बनी थी। तो देखिए, स्वीडन की हैं ये, और स्वीडन देश की ये पहली महिला प्रधानमंत्री बनी थी। इन्होंने स्टीफन लॉफवेन का स्थान लिया था। देखिए, ये प्रधानमंत्री तो बनी, लेकिन इनके साथ एक बहुत बड़ा मजाक हुआ था। मजाक क्या हुआ था कि जैसे ही ये प्रधानमंत्री बनी थी, उसके कुछ समय बाद ही, यानी कि कुछ समय का मतलब उसी दिन कुछ घंटे बाद ही इनकी सरकार ने बहुमत खो दिया था और इन्हें वापस से, जैसे इन्होंने शपथ ली थी उसके तुरंत बाद ही इन्हें इस्तीफा देना पड़ गया। लेकिन चाहे कुछ देर के लिए ही सही, बने तो वो वहीं की पहली जो महिला PM है, उनके नाम का ठप्पा तो इनके लग ही गया, तो ये इसलिए मोस्ट रहेगा। स्वीडन की बात कर लेते हैं। राजधानी स्टॉकहोम है, मुद्रा स्वीडिश क्रोना है। इसके अलावा अन्य महिलाओं से रिलेट पॉइंट देख लेते हैं जिनकी नियुक्ति हुई है, जैसे कि नजला बोदेन। ये नजला बोदेन है, ये ट्यूनीशिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। मार्था कूम है, ये केन्या की पहली चीफ जस्टिस बनी थी, महिला चीफ जस्टिस। इसी के साथ ही सामिया सुलह हसन तंजानिया की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। देखो, स्वीडन की बात हो रही है, एक क्वेश्चन मेरे ध्यान आ रहा है, आपको पॉइंट के रूप में बता देता हूँ। याद रखिएगा कि शांति का नोबेल पुरस्कार के अलावा जितने भी नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं वो आपके स्वीडन में ही दिए जाते हैं, ठीक है, स्वीडन की राजधानी में। लेकिन शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वो आपको ओस्लो में, नॉर्वे में दिया जाता है, देखने को मिलेगा। कहाँ दिया जाता है?
ओस्लो नॉर्वे में। इसके अलावा सारे जितने भी नोबेल पुरस्कार हैं वो आपके स्वीडन की राजधानी में ही दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जम्मू कश्मीर बैंक ने कौन सी योजनाएं शुरू की हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जम्मू कश्मीर की बात हो रही हो तो देख लीजिए। ये हैं तेजस्विनी और हौसला योजनाएं। ये योजना वर्तमान में जो केंद्रीय वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, उनके द्वारा इनको शुरू किया गया है, लॉन्च किया गया है। ये योजनाएं 18 से 35 वर्ष तक की जो लड़कियां महिलाएं होती हैं उनको अपना खुद का व्यवसाय करने के लिए 5 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी ये योजना है। इसी के साथ निर्मला सीतारमण है, इन्हें हाल ही में पीएनबी और सिडबी क्लस्टर्ड फंड की 200 करोड़ रुपए की एक शिखर और शिखारा योजनाएं भी इन्होंने शुरू की थी। देश की पहली वित्त मंत्री हैं निर्मला सीतारमण, याद रखना गाइस, देश की पहली महिला वित्त मंत्री हैं पूर्ण समय के लिए। लेकिन अगर पूछा जाए आपसे कि देश की पहली महिला वित्त मंत्री अल्पकालीन कौन थी, तो इंदिरा गांधी थी, याद रखिएगा। जम्मू कश्मीर बैंक की बात हो रही है, 1 अक्टूबर 1938 को इसकी स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको श्रीनगर में मिलेगा और इसके वर्तमान में एमडी सीईओ बन गए हैं बलदेवा प्रकाश। अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं। हाल ही में सागर शक्ति नेवी अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो देखिए गाइज, ये जो अभ्यास है ये कच्छ प्रायद्वीप में आयोजित किया गया। हाल ही में 19 से 22 नवंबर तक गुजरात के कच्छ प्रायद्वीप में एक जगह है ग्रिक सेक्टर, जहां पर इसका आयोजन किया गया था। इसमें भारत की तीनों सेनाएं, भारत तट रक्षक यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड और इसी के साथ गुजरात पुलिस ने मिलकर भाग लिया था। उद्देश्य क्या था? देश की सीमाओं की सुरक्षा में आने वाली परेशानियों से निपटने हेतु अभ्यास करना। इसी के साथ एक एमपैक्स नामक युद्ध अभ्यास हुआ था जिसमें भारत की तीनों सेनाओं ने एक साथ मिलकर अंडमान निकोबार में ये शुरू किया था अभ्यास। तो भारत की तीनों सेनाओं से संबंधित 2 क्वेश्चन आ चुके हैं युद्ध अभ्यास के। पहला है इम्पैक्स युद्ध अभ्यास और दूसरा आपका सागर शक्ति। एक आपका समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भी है, इसको आप यहीं से याद रखेंगे, कंफ्यूज ना हो। सागर शक्ति और समुद्र शक्ति दोनों अलग अलग हैं। समुद्र शक्ति युद्ध अभ्यास भारत और इंडोनेशिया की सेनाओं जो होती हैं सेनाएं उनके बीच में किया जाता है। एक होता है आपका मित्र शक्ति। मित्र शक्ति आपका भारत और श्रीलंका के मध्य में जो सेनाएं होती हैं उनके बीच का युद्ध अभ्यास है। गरुड़ शक्ति ये आपके भारत और इंडोनेशिया के मध्य जो सेनाएं होती हैं उनके बीच का अभ्यास है। और ऑपरेशन शक्ति, ये याद रखना, ऑपरेशन शक्ति क्या है? सेकंड परमाणु परीक्षण था भारत का, 11 मई 1998 से 13 मई 1998 तक चला। और इसको दूसरा नाम जो है ऑपरेशन शक्ति, इसको जाना जाता है पोखरण सेकंड, इसको पोखरण सेकंड के नाम से जाना जाता है। ओके गाइस, दोस्तों हमारी इस एजुकेशनल वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अपने दोस्तों को भी इसे ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करें। और हमारे द्वारा एजुकेशनल दी गई जानकारी आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।